बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे और जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने छोड़ा था बैंकर्स एल्गोरिथम से। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं और उनको क्लेम करना है आपके प्रोसेसेस ने और उनके ऊपर वर्किंग करना है और उसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट होता है, तो उसके लिए हम जो है वो वेट ग्राफ का जो है वो यूज़ करते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस मौजूद हों मल्टीपल रिसोर्सेज के, तो उनको मैनेज करने के लिए जो हमारे पास एल्गोरिथम मौजूद है दैट इज़ योर बैंकर्स एल्गोरिथम। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? अगर तो आपके पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हों, ईच प्रोसेस मस्ट प्रायर क्लेम टू मैक्सिमम यूज़। आपको ये पता हो कि आपको जो प्रोसेस है उसको कितने मैक्सिमम इंस्टेंसेस और कितने रिसोर्सेज चाहिए। व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट मे हैव टू वेट। जब वो अपनी रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसको वेट करना पड़ सकता है कि उस जब रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो उसको वो असाइन किए जाएँ और वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सके। When a process gets all its resources, it must return them in a finite amount of time. जब उसकी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद ये प्रोसेस की जो ज़िम्मेदारी है कि जो रिसोर्सेज उसने ऑक्यूपाई किए थे अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए, वो उसको फाइनाइट अमाउंट टाइम में अपनी वर्किंग को कंप्लीट करे और कंप्लीट करने के बाद जो भी रिसोर्सेज उसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं वो जो है वो वापस कर दे सिस्टम को, ताकि सिस्टम जो है उन रिसोर्स को किसी और जगह पे यूटिलाइज़ कर सके। अगर आप इसके ऊपर एक जनरल व्यू देखते हैं, तो उसके अंदर आपके पास चीज़ें हैं कि आपके पास कुछ मैट्रिसेस बनते हैं, या आप कह रहे हैं वेक्टर्स आपके पास बनते हैं, जिसके अंदर आपके पास ये है कि एक तो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो इस वक्त सिस्टम के पास अवेलेबल हैं, जिस पूल में से वो आपको जो है वो एलोकेशन कर रहा होगा। मैक्सिमम रिसोर्सेज वो हैं जो एक सिस्टम को जो है वो अपने या एक प्रोसेस को रिक्वायर्ड हैं एक अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। एलोकेशन वो है जो उसको ऑलरेडी असाइंड हो चुके हुए हैं, और नीड वो है जो उसको रिक्वायर्ड है अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो नीड मैट्रिक्स है, ये जो आपकी नीड है, ये आपकी ऑलरेडी आपने अपना एक मैक्सिमम बताया हुआ है उसने सिस्टम को कि मुझे मैक्सिमम इतने रिसोर्सेज चाहिए अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। तो आपकी नीड जो है वो मैक्सिमम और माइनस एलोकेशन, दैट मीन्स कि जो आपको ऑलरेडी एलोकेटेड है और जो मैक्सिमम आपकी नीड है, इसका डिफरेंस जो है वो आपकी नीड हो सकती है। अगर आपका इससे बढ़ रहा है, तो आपने अपनी असाइंड रिक्वायरमेंट या अपनी जो इनिशियली आपने बताई है कि मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए अपनी वर्किंग के लिए, आप उससे ज़्यादा एक्सीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे केस में फिर आपका सिस्टम जो है वो फिर आपको अलाउ नहीं करेगा। सेफ्टी एल्गोरिदम ये कहता है कि लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वर्क और फिनिश। वर्क वो है जो कि इक्वल है हमारे पास अवेलेबल के। अवेलेबल मींस के जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इन योर पूल, आप उनको यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं अपने वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट या आपकी वर्किंग जो है वो फिनिश नहीं हुई, तो आप उससे सिस्टम से जो है वो आप रिसोर्सेज मांग सकते हैं, बशर्ते कि जो आपकी नीड है वो इक्वलेंट टू अवेलेबल या अवेलेबल से कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी डिमांड जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से बढ़ रही है, तो फिर वो आपके लिए उसको असाइन करना सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं होगा। एज़ सून एज़ पॉसिबल आपकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो आपके पास जो एलोकेशन के अंदर रिसोर्सेज मौजूद थे वो उनका काउंट इंक्रीज़ कर जाएगा। किस तरीके से कि ऑलरेडी जो उसके पास मौजूद हैं वो भी उसके अंदर मौजूद होंगे, प्लस जो आपको ऑलरेडी एलोकेट हुए हुए थे या वो भी, चूँकि अब रिसोर्सेज जो हैं वो वेकेट हो चुके हैं और वो अवेलेबल हो गए हैं फॉर द सिस्टम, तो ये भी आपके इस पूल के अंदर ऐड हो जाएंगे। अगर आपका ये कंडीशन होल्ड कर जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे कि अगले उसकी तरफ मूव करेंगे, यानी आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे और इस तरीके से आपका ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा।
ये आपका सेफ्टी एल्गोरिथम है, ये आपका होल्ड रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेफ्टी एल्गोरिथम को होल्ड रखते हैं तो फिर आपका जो है वो डेडलॉक जो है उससे हम अवॉइड कर सकते हैं। जब हमने रिसोर्स की एलोकेशन करनी है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपके पास कोई एक प्रोसेस है, उसने आपको एक रिक्वेस्ट की है। जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज हैं वो नीड के इक्वलेंट हो सकते हैं या नीड से नीचे नीचे हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एलोकेशन जो ऑलरेडी हुई है वो और नीड मिलके आपका मैक्सिमम बनता है। अगर आपने अपनी नीड को क्रॉस करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए जो आपने खुद डिस्क्राइब किया था कि मुझे ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं मैक्सिमम जिसके मैं अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लूँगा, आप उससे जो है वो तजावज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ़ रिक्वेस्ट इज़ smaller than or equal to need, go to step 2, अदरवाइज़ एरर कंडीशन राइजेज़ के जी आप मैक्सिमम क्लेम से बाहर जा रहे हैं। सेकंड स्टेप में ये है कि जी अगर आपकी रिक्वेस्ट है वो अवेलेबल से बिलो है, अवेलेबल के इक्वल या उससे बिलो, अवेलेबल से मुराद ये है कि जो आपका वर्क मैट्रिक्स था या जितने भी इस वक्त आपके पास जो आपने रिसोर्सेज ऑलरेडी असाइन किए हैं, उसके बाद अब उसके पास अपना एक पूल मौजूद है जिसमें से वो आपको जो है वो रिसोर्सेज असाइन कर रहा है। जो आपने रिक्वेस्ट की है वो आपके पास अवेलेबल भी होनी चाहिए, तभी आपको असाइनमेंट हो सकती है। अगर तो आपके पास है अवेलेबल तो आपको असाइनमेंट हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई और जो प्रोसेस है वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट करे और उससे फिर आपके पास जो पूल ऑफ रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो जाए। फिर उसके बाद ये है कि जी प्रिटेंड टू एलोकेट रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज टू पीआई बाय मॉडिफाइंग द स्टेट एज फॉलोज़। अगर ये दोनों चीज़ें होल्ड कर जाती हैं तो फिर आपको एलोकेशन कैसे होगी? अवेलेबल में से आप रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज को माइनस करेंगे और एलोकेशन के अंदर वो जो है रिक्वेस्टेड को ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ये ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो एलोकेशन पूरी होती है और आप अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और नीड में से आप रिक्वेस्टेड को माइनस कर देंगे, क्योंकि आपकी नीड जो है वो उसका एक पूरा एक मौजूद है। सपोज़ कि अगर आपको टोटल जो है जो मैक्सिमम आपकी नीड थी, जो मैक्सिमम आपको रिक्वायरमेंट थी, लेट्स से वो 10 थी, आपने एलोकेशन ऑलरेडी की हुई थी 5 की, और आपको नीड जो है वो डेफिनेटली फिर वो 5 की है, क्योंकि मैक्सिमम माइनस एलोकेशन जो है वो आपकी नीड बनती है। अब आपने रिक्वेस्ट की हुई है कि मुझे अभी जो है फ़ौरी तौर पे 2 की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको 2 की रिक्वायरमेंट है तो अवेलेबल कितने हैं? लेट से मेरे पास 8 अवेलेबल है, तो अगर अवेलेबल 8 हैं, मैंने 2 आपको दे दे हैं, तो मेरे पास रिमेनिंग में क्या बच जाएगा अवेलेबल में? 8 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 6, और एलोकेशन के अंदर आपकी रिक्वेस्ट ऐड हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि एलोकेशन में आपके पास पहले 5 मौजूद था, अब आपके पास 2 आ गया है, तो 5 + 2 = 7। और नीड आपकी पहले 5 थी, आपने रिक्वेस्ट 2 की कर ली है, तो अब आपका रिमेनिंग जो है वो 3 रिक्वायरमेंट है। सो अभी आपको 3 मज़ीद रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सो इफ़ सेफ द रिसोर्स इज़ एलोकेटेड टू पीआई, अगर आपके पास जो है वो सेफ कंडीशन होल्ड रहती है तो आप उसकी एलोकेशन कर देते हैं। अगर आपकी असाइनमेंट से आपका सिस्टम जो है वो अनसेफ कंडीशन जाता है तो पीआई मस्ट वेट एंड द ओल्ड रिसोर्सेज एलोकेटेड एलोकेशन स्टेट इट इज़ रिस्टोर्ड। सो इन दैट केस आपका जो सिस्टम है वो उसी हालत में वापस रहेगा। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल के लेट सपोज कि हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम P0 to P4, जिनकी 3 रिसोर्स टाइप्स हैं A, B एंड C। अब ये A जो है हम लेट से CPU है, ये आपके पास मेमोरी है, ये आपके पास कोई इनपुट आउटपुट मौजूद है। इनके नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस जो मौजूद हैं वो हमारे पास लेट से 10, 5 एंड 7 जो है वो मौजूद है।
अगर आप एक टाइम टी नॉट के आप किसी टाइम पे आप जो है उसकी स्नैपशॉट लें कि आपका प्रोसेस इसको कितने क्या वर्किंग जा रही है एलोकेशन की, उसकी मैक्सिमम नीड की और अवेलेबल की, तो एट टाइम टी नॉट लेट से कि आपने सिस्टम को जो है कुछ रिसोर्स एलोकेट कर दिए, हर प्रोसेस ने कुछ कुछ इंस्टेंसेस जो है वो ऑक्यूपाई किए हैं और ये उनकी मैक्सिमम नीड है जिसको वो अवेलेबल होते साथ ही जैसे ही उनको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये असाइनमेंट करने के बाद आपका सिस्टम के पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं वो ये हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके पास इसकी नीड क्या है। एलोकेशन हो गई है, मैक्सिमम आपके पास मौजूद है, तो आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वो काउंट आ जाएगा कि जो इसको अभी भी रिक्वायरमेंट है सिस्टम को या इन प्रोसेसेस को कि वो कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए जिसके बाद वो अपनी वर्किंग को एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर नीड मैट्रिक्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये अब आपने जो मैक्सिमम आपके पास रिसोर्सेज थे जो रिक्वायर्ड हैं सिस्टम को अपने प्रोसेस को अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के लिए, उसमें से आपने अपने एलोकेटेड जो है उनको माइनस किया है, तो आपके पास जो नीड मैट्रिक्स है वो क्रिएट हो जाता है कि आपको हर रिसोर्स के कितने कितने इंस्टेंसेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं अपनी सिस्टम की वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए, जिसके बाद आप उनकी असाइनमेंट करेंगे और असाइनमेंट करने के बाद जो है वो सिस्टम जो है अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर पाएगा। लेट्स से हमारे पास जो एलोकेशन थी और जो मैक्सिमम था ये हमारे पास आ गया था। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे दैट विल 332। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो इनकी नीड को चेक किया। आपने नीड को चेक किया है तो जो नीड थी वो थी आपकी 743, लेकिन इतने रिसोर्सेज तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 332 अवेलेबल था सोर्सेज। तो हमने क्या किया है कि चूँकि ये यहाँ पे कंडीशन होल्ड नहीं करती, तो फिर हम आगे जो है वो इस मामले में मूव फर्दर नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि हम प्रोसेस P0 को जो है वो एलोकेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है जी रिक्वायरमेंट 122 की। सो 122 अगर आप देखेंगे तो 122 जो है वो 332 से जो है वो उसकी अमाउंट छोटी है। सो चूँकि ये अमाउंट छोटी है तो हम इसको रिसोर्स एलोकेशन दे सकते हैं ताकि अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकें। सो इन दैट केस आप जो है इस सिस्टम को इस प्रोसेस को जो है P1 को जो है वो आप असाइन करेंगे इसकी नीड विच इज़ 122, वो आप इसको असाइन करेंगे। जब आप इसको असाइन करेंगे तो इसकी एलोकेटेड के अंदर विच इज़ ऑलरेडी 200, इसके अंदर आपके ये वाले रिसोर्सेज ऐड हो जाएंगे। सो ऐड किस तरह होंगे, 3 + 2 = 5, 3 + 0 = 3 एंड 2 + 0 = 2। सो आपके जो असाइंड इसको थे वो 532 हो गए, जिसके पास की फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर वर्किंग कंप्लीट हो गई। जब इसकी वर्किंग कंप्लीट हो गई तो जो इसको असाइंड टोटल वो थे रिसोर्सेज, अब वो आपके पास अवेलेबल हो गए। अवेलेबल कैसे हो गए, आपने इसकी डिमांड इसको दी 122 की और उसके बाद जो है इसके 200 जो इसके रिसोर्सेज थे वो भी आपने अपने अवेलेबल के अंदर जो है वो ऐड कर दिए। ऐड कैसे किए, वो आपने ऐसे किए। उसके बाद आपने नेक्स्ट उसके ऊपर गए हैं तो आपने देखा है कि जो अगला प्रोसेस है विच इज़ P2, उसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 600, जो उसको रिक्वायर्ड है, जबकि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दैट इज़ 5, 3 एंड 2, जो कि इसको फुलफ़िल नहीं करते। सो इन दैट केस आपकी क्योंकि कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं करती तो हम इसको भी असाइनमेंट नहीं करेंगे। अभी तक हमने P0, P1 और P2 को देखा है और इस तरतीब के अंदर अगर हम नीचे मूव करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने P1 जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट वी मूव फॉर प्रोसेस P3 और P3 की रिक्वायरमेंट है 0, 1 एंड 1, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं 5, 3 एंड 2।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये रिसोर्सेज इससे अवेलेबल से कम है तो हम इसको असाइन करेंगे, और असाइन करके ये आपका प्रोसेस जो है एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अपनी वर्किंग को कंप्लीट करेगा, और ये 011 जो है वो विकेट कर देगा। जैसे ही विकेट करेंगे ये हमारे सिस्टम में ऐड हो जाएंगे, और अब हमारे पास जो असाइन करेगा इसको 011, जबकि इसको ऑलरेडी जो असाइंड हैं दैट इज़ 211। अब ये जो 211 है ये हमारे सिस्टम में आके ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे सिस्टम में जब आके ऐड होंगे तो आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल थे विच इज़ 532, इसके अंदर आपके ये 211 ऐड हो जाएंगे, और आपका जो टोटल काउंट है दैट विल बिकम 743। इसके बाद आप आगे मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि अगले प्रोसेस है विच इज़ P4, इसकी रिक्वायरमेंट है 431, और ये रिक्वायरमेंट जो है आपके 532 तो नहीं यहाँ पे कहना चाहिए, यहाँ पे आपका पास जो काउंट होगा दैट इज़ नाउ 743। आप 743 के साथ जो है कंपैरिजन करेंगे तो आपका जो 431 की रिक्वायरमेंट है वो इससे जो है वो 743 के साथ जो आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम की प्रोसेस 4 के लिए वो फुलफ़िल होती है। तो आप इसको असाइनमेंट करेंगे, और असाइनमेंट करने के बाद जो है इसके एलोकेटेड जो 002 रिसोर्सेज थे उनको भी आप उठाएंगे और सिस्टम में ऐड कर देंगे। तो आप सिस्टम में ऐड करेंगे तो आपका काउंट जो है वो 7 + 0 = 7, 4 + 0 = 4, एंड 3 + 2 = 5। तो ये आपके जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो ऐड हो जाएंगे। नाउ योर काउंट इज़ बिकम 743। नेक्स्ट इज़ कि चूँकि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका हुआ है, आप दोबारा जो है वो मूव करते हैं। अब आपके पास जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए प्रोसेस, उसमें एक आपका P0 है और एक आपका P2 है। आप P0 को देखते हैं तो आपकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 743, जबकि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दैट इज़ 745। सो इन दैट केस आपकी कंडीशन होल्ड करती है, आप ये सिस्टम को एलोकेट करेंगे और उसको ऑलरेडी एलोकेटेड रिसोर्सेज जो हैं वो सिस्टम में ला के ऐड कर देंगे। नाउ योर काउंट हैज़ बिकम 755। और आफ्टर दैट आपने जो रिमेनिंग एक प्रोसेस था विच इज़ P3, उसको आपने जाके चेक किया तो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी विच इज़ दिस वन वाज P2। तो P2 की रिक्वायरमेंट थी विच इज़ 600। आपने अब आपके सिस्टम में 600 जो इंस्टेंसेस हैं वो आपके पास अब अवेलेबल हैं। आपने वो इंस्टेंसेस उसको एलोकेट किए और इसके सिस्टम से 302 आपने ऑलरेडी एलोकेट किए थे वो अपने सिस्टम में लाके दोबारा ऐड कर दिए। तो अब आपको दोबारा नज़र आ रहा है कि आपके पास रिसोर्स ए, रिसोर्स बी और रिसोर्स सी जो आपने इनिशियली देखे थे कि हमारे पास उनके इंस्टेंसेस थे 10, 5 एंड 7, वो आपके पास दोबारा रिट्रीव हो गया। सो आपने देखा कि आपका जो है अगर आप सेफ्टी क्राइटेरिया पे उतरते हैं तो उसको मदलूज़ खाते रखते हुए आपका जो पैटर्न ऑफ कंप्लीशन होगा आपके प्रोसेसेस का वो होगा P1, दैन P3, P4, P2 एंड P0। अब जब भी हमारे पास अगर सिस्टम के अंदर जो है वो डिटेक्शन एल्गोरिथम नहीं है तो आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगा, जिसके बाद आपको डिटेक्शन करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई प्रिवेंशन ऐसी मौजूद नहीं थी तो फिर आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक में जा चुका है, या आपको फिर पीरियोडिकली चेक करना पड़ेगा सिस्टम को कि क्या मेरा सिस्टम डेडलॉक में है या नहीं है। और अगर आपका सिस्टम डेडलॉक में है तो फिर आपको उसके ऊपर कोई रिकवरी स्कीम लगानी पड़ेगी। तो हमने एक देखा है वेट फॉर ग्राफ। बेसिकली आपने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखा था। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से ही आपका जो वेट फॉर ग्राफ है वो जो है वो हमारे पास तरतीब होता है। जो हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है उसके अंदर हमें नज़र आता है कि आपका एक प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स क्लेम करना चाहता है, और अगर रिसोर्स किसी और के साथ असाइंड है, और यानी ये हमारे पास पूरा जो है वो चार्ट सा बनता है। जब हम वेट फॉर ग्राफ की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है आप बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि आपका प्रोसेस जिस रिसोर्स को का वेट कर रहा है वो रिसोर्स किस प्रोसेस को असाइंड हुआ है। सो बीच में से आपका रिसोर्स निकल जाता है और आपका प्रोसेस टू प्रोसेस
की जो है वो वेटिंग आ जाती है। सो दैट मीन्स कि अगर आपका प्रोसेस 1 एक रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि प्रोसेस 2 को साइन है, तो हम बीच में से रिसोर्स निकाल देंगे और अब हमें ये नज़र आएगा कि हमारा प्रोसेस 1 जो है वो प्रोसेस 2 की कंप्लीशन का वेट कर रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो आपने इससे पहले भी देखा है कि आपके पास लेट से एक प्रोसेस P1 था और उसको एक रिसोर्स रिक्वायर्ड है R1 और R1 बेसिकली जो है वो असाइंड हुआ है ऑलरेडी प्रोसेस P2 को। और जो है उसको जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं R3 वो P5 को असाइंड हैं, R4 जो है वो जो इसको रिक्वायर्ड है वो P3 को असाइंड है। इसी तरह P2 को एक रिसोर्स P5 रिक्वायर्ड है जो कि P4 को असाइंड है। तो अगर आप इस चीज़ के अंदर से रिसोर्सेज को बीच में से निकाल दें, बेसिकली आपका है कि आपका जो प्रोसेस है वो वेट कर रहा है, वो किस प्रोसेस की कंप्लीशन का वेट कर रहा है ताकि वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट करे और वो रिसोर्सेज को वेकेट करे ताकि बाकी इस्तेमाल कर सकें। तो बीच में से हम रिसोर्स को अगर निकाल देते हैं तो ये हमारे पास जो है नज़र आएगा प्रोसेस P1 जो है वो बेसिकली प्रोसेस P2 का वेट कर रहा है। तो ये आपको नज़र आएगा प्रोसेस 1 जो है प्रोसेस P2 का वेट कर रहा है, जबकि प्रोसेस P2 जो है वो प्रोसेस P5 का वेट कर रहा है और P2 जो है वो P3 के कंप्लीट होने का वेट कर रहा है। इसी तरह P3 जो है वो P4 का वेट कर रहा है। P3 आपका P4 का वेट कर रहा है और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि P2 भी P4 का वेट कर रहा है। सो ये दोनों इस तरह आ गए और P4 जो है वो बेसिकली P1 का जो है वो वेट कर रहा है कि वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सके। सो दैट इज़ बेसिकली द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से जब हम वेट फॉर ग्राफ किस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास डेफिनेटली हमने पहले भी जिस तरह बात की कि हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज और उनकी नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस हमारे पास मौजूद हैं। तो जब हम डेडलॉक डिटेक्शन करने जा रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होंगी। एक तो वही चीज़ है कि हमें ये देखना होगा कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं और उनके इंस्टांसेस कितने हैं। इसी तरह उनकी एलोकेशन ऑलरेडी सिस्टम को क्या हुई है और उसने रिक्वेस्ट कितनी की है। इससे पहले जो हम अवॉइडेंस देख रहे थे एल्गोरिथम की, वो अवॉइडेंस थी। अवॉइडेंस के अंदर हम ये देख रहे थे कि हम जो उसकी मैक्सिमम नीड है उसे इंक्रीज़ नहीं करते, लेकिन अगर हमारे पास एक अवॉइडेंस एल्गोरिथम जो है वो सिस्टम में इम्प्लांटेड नहीं है तो फिर हमें जो है वो डिटेक्शन देखनी पड़ेगी कि क्या आपका सिस्टम या आपके अवॉइडेंस को वो बच के जो है वो अगर सिस्टम जो है वो डेडलॉक की तरफ आ गया है तो वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या सिस्टम डेडलॉक कंडीशन में आ गया है या नहीं आया। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसने रिक्वेस्ट क्या की है और क्या रिक्वेस्ट जो है वो फुलफ़िल होने की कंडीशन में मौजूद भी है या नहीं। सो एल्गोरिथम इसका डिटेक्शन का ये है कि सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपके पास अवेलेबल जो है वो इंस्टांसेस कितने हैं और आपका वर्किंग जो है एक प्रोसेस की जो है वो कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई। क्योंकि अगर आपकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप जो रिसोर्सेज हैं वो अपने अवेलेबल के अंदर जो है वो एलोकेट कर देते हैं। अच्छा, अगर तो आपकी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई तो फिर आप देखेंगे कि क्या सिस्टम जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो इक्वल टू और स्मॉलर देन अवेलेबल रिसोर्सेज से है या नहीं। क्योंकि अगर आपकी रिक्वेस्ट जो है अवेलेबल रिसोर्सेज से बढ़ जाती है तो इन दैट केस तो आप उसकी एलोकेशन नहीं कर सकते। सो आपका सिस्टम जो है वो एक डेडलॉक कंडीशन में चला जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है फुलफ़िल नहीं हो रही और आपका जो है वो सिस्टम कोई भी अगर अपनी वर्किंग को कंप्लीट नहीं कर पाता वो क्या करेंगे। सो इन दैट केस आप डायरेक्टली जो है वो स्टेप 4 पे मूव करेंगे। अच्छा, जब आपकी वर्किंग जो है कंप्लीट होती है तो आप क्या करेंगे, आप जो है जो भी अवेलेबल आपको एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो आप अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर ऐड कर देंगे। और इन केस आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में है तो फिर आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको डेडलॉक की कंडीशन से निकलने के लिए आपको किसी न किसी प्रोसेस को रोल बैक करना पड़ेगा टू एटलीस्ट एट ए सर्टेन पॉइंट कि जिसके बाद आपके पास इतने रिसोर्स अवेलेबल हों कि आप अपनी वर्किंग को कंप्लीट करवा सकें। सो हम एक जो है एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास लेट्स से 5 प्रोसेसेस हैं और उनको जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं लेट्स से A, B एंड C,
उनके जो इंस्टांसेस हमारे पास मौजूद हैं दैट इज़ 7, 2 एंड 6। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम एक सिस्टम की स्नैपशॉट देखते हैं, हमारे पास सिस्टम ने जो प्रोसेसेस हैं उनको ऑलरेडी जो असाइंड इंस्टांसेस हैं वो हमने देख लिए और उनकी रिक्वेस्ट भी देख ली है, और हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी कंडीशन क्या है। अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सा जो प्रोसेस है वो इस तक एंड हो रहा है। सबसे पहले आप इनकी रिक्वेस्ट देखते हैं तो आपको सबसे पहले नज़र आता है कि P0 इज़ अ प्रोसेस जिसको कोई मज़ीद जो वो है रिसोर्सेज उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अगर इसको किसी भी रिसोर्स के रिक्वायरमेंट नहीं है तो आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम या लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में वो अपने रिसोर्सेज को विकेट कर देगा, और जैसे ही वो अपने रिसोर्सेज को विकेट करेगा मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हो जाएंगे दैट विल बी 0, 1 एंड 0। क्यों? क्योंकि जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं वो मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर आकर ऐड हो जाएंगे। सो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आपका P1 जो है उसको रिक्वेस्ट कितनी है, दैट इज़ 202, लेकिन मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। सो मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करूँगा और मुझे नज़र आएगा कि मेरा सिस्टम जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 303। P2 को जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उसके एलोकेटेड 303 हैं, और जबकि इसकी रिक्वायरमेंट भी 0 है। सो इन दैट केस ये भी अपने फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अपनी वर्किंग को कंप्लीट करेगा, इसको कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है मज़ीद। सो आपके पास जो हैं एलोकेटेड रिसोर्सेज जो हैं वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ P2 वो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर आकर ऐड हो जाएंगे। जब वो उसके अंदर आके ऐड हो जाएंगे तो हमारा जो काउंट है दैट विल बिकम 3, 1 एंड 3। क्यों? क्योंकि 3 + 0 विल बी 3, 0 + 1 विल बी 1, और 0 + 3 विल बी इक्वल टू 3। इसी तरह जब आप मूव करते हैं अच्छा, जब आप P3 की तरफ देखते हैं तो आपको जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं दैट इज़ 100। सो इन दैट केस आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दैट इज़ 313। उसके अंदर आप 100 यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। आपने 100 जो है जब आपने इसको असाइन कर दिया है तो आपके पास ये 211 भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ P3, और वो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज में ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड होंगे तो आपका काउंट क्या हो जाएगा, 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5, 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2, और 3 + 1 इज़ इक्वल टू 4। अब आपके पास जो है वो यहाँ तक आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इस वक्त P0 कंप्लीट हो चुका है, P2 कंप्लीट हो चुका है और P3 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ दो प्रोसेस मौजूद हैं दैट इज़ P1 एंड P4। आपके जो P1 और P4 हैं अगर आप देखेंगे तो आपके पास दोनों की फुलफिलमेंट हो सकती है, यानी आप P1 को अगर पहले जो है रन करवाते हैं तो आपका जो है तब भी आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है, और अगर आप P4 को पहले जो है वो रन करवाते हैं तो उसकी भी फुलफिलमेंट होती है, और आपका जो भी पहले फुलफ़िल करता है आपका सिस्टम जो है वो उसकी जो है वो उसका सीक्वेंस कर लेगा। सो दैट मीन्स कि अगर आपका सीक्वेंस 4-1 होगा तब भी ठीक है, 1-4 है तब भी ठीक है। सो इस तरीके से, लेकिन आपका चूँकि बुक की अगर हम बात करें गैगनी की, तो आपका जो है वो पहले P1 को कंप्लीट करता है और देन P4 को कंप्लीट करता है। सो आपका इस तरीके से आपका डेडलॉक जो है वो डिटेक्ट होगा, और क्योंकि आपका सिस्टम अभी तक अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक कंडीशन में नहीं गया, क्योंकि जो उसकी रिक्वेस्ट थी हमारे पास जो है वो सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल थे। सो अगर एट ए सर्टेन टाइम हमारे पास जो है अगर P2 की रिक्वेस्ट जो है वो हो जाती है 202, अगर मैं वापस जाऊँ तो हमारे पास रिक्वेस्ट 202 है,
सो अगर आपका सिस्टम जो है प्रोसेस जो है P2 वो अगर हम इसको रब करते हैं तो लेट सपोज कि हमारा सिस्टम जो है वो हमसे रिसोर्स क्लेम करता है कि मुझे रिसोर्स चाहिए 001। अब अगर हम स्टार्ट से शुरू करें, बाकी भी ज़रा इरेज कर लूँ। लेट्स से हमारे पास स्टार्ट के अंदर चूँकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स हो गए 0, 1 एंड 0। अब हमारे पास चूँकि 0, 1, 0 अवेलेबल है, उसके बाद हमने देखा P1 को क्या हम वर्किंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं है। P2 जो है क्या हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो है चूँकि C की इंस्टेंस कोई अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ B का एक सिंगल इंस्टेंस मौजूद है, तो हम इसको भी फुलफ़िल नहीं कर सकते। क्या हम P3 को फुलफ़िल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है। इसी तरह अगर हम P4 का वेट करेंगे तो हम देखेंगे P4 के लिए भी जो इंस्टेंसेस रिक्वायर्ड है हमारे पास वो भी अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस अब आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक के अंदर एंटर हो चुका है। सो इन दैट केस आप क्या करेंगे, अब आपका सिस्टम जो है वो क्या करेगा, कैन रीक्लेम रिसोर्सेज हेल्ड बाय प्रोसेस P0 बट इनसफिशिएंट रिसोर्सेज टू फुलफिल अदर प्रोसेसेस रिक्वेस्ट। डेडलॉक एग्जिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ प्रोसेस P1, 2, 3 एंड P4। तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि चूँकि अब हमारे पास जो है सिस्टम सवाए उसके कि P0 जो है वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट करे, और P0 जो सिस्टम ने आपको P0 ने अपनी कंप्लीशन पे सिस्टम को जो रिसोर्सेज वापस किए वो सफिशेंट इनसफिशेंट हैं, जिसकी वजह से आप बाकी सिस्टम को जो है वो डेडलॉक से नहीं बचा सकते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी जो प्रोसेसेस हैं रिमेनिंग प्रोसेस वो तमाम के तमाम जो हैं वो वेट के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि डेडलॉक यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक के अंदर एंटर हो गया, अब आपको इस डेडलॉक से निकलना है। सो आपका क्या करेगा, व्हेन एंड ऑफन, कब आप इसको चेक कब करेंगे, पहली चीज़ डिटेक्शन एल्गोरिथम आपका कब लगाएंगे, तो आपका पहली चीज़ तो ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सिस्टम कितना ऑफनली डेडलॉक कंडीशन में मूव करता है। सो जितना वो फ्रीक्वेंटली मूव करता है उतना हम जो है फ्रीक्वेंटली जो है वो एल्गोरिथम को जो है वो एक्टिवेट करेंगे कि वो अपनी वर्किंग को चेक करे। हाउ मैनी प्रोसेसेस विल नीड टू रोल बैक, क्या कितने हमें प्रोसेसेस को रोल बैक करना पड़ेगा ताकि हम अपनी डेडलॉक कंडीशन से बाहर आ सकें। रोल बैक से मुराद ये है कि हम उससे जो है जो रिसोर्सेज हैं वो रीक्लेम कर लेंगे ताकि हम उनको जो है किसी और जगह पे यूटिलाइज़ कर सकें। अब ये रोल बैक कितनों को करना पड़ता है, हो सकता है आपका एक सिंगल प्रोसेस जो है आप उसको रोल बैक करें और उससे आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये देर में आल्सो भी पॉसिबिलिटी कि आपके पास एक से ज़्यादा को रोल बैक करना पड़े आपकी वर्किंग को करने के लिए, क्योंकि हो सकता है जो आपको एक से रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो इतने इनफ नहीं हैं कि आपकी वर्किंग को कंप्लीट कर सके। If detection algorithm is invoked and arbitrarily, there may be many cycles in a resource graph, so we would not be able to tell which of the many deadlock process caused the deadlock. अब अगर हमारे पास मल्टीपल जो हैं वो साइकिल्स हमारे पास बन रहे हैं ग्राफ के अंदर, तो हमें ये देखने में मुश्किल हो रही होगी कि ये कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये डेडलॉक क्रिएट हुआ है, ताकि हम सिर्फ उस एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर हम डेडलॉक से रोल बैक करते हैं तो हमारे पास जो है वो तमाम का तमाम डेडलॉक्स जो हैं वो एंड हो जाएंगे। सो अब आपको चूँकि हमारे पास था कि जो है हमें पहले तो डिटेक्ट करना है, और डिटेक्ट करने के बाद फिर हमें उसकी रिकवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि डेडलॉक से हमें बाहर भी आना है। तो रिकवरी करने का एक तरीक़ेकार हमारे पास जो मौजूद है दैट इज़ प्रोसेस टर्मिनेशन। लेकिन टर्मिनेशन किस तरीके से होगी,
अच्छा, इसमें एक तरीक़ेकार ये है कि आप जितने भी प्रोसेस हैं सबको टर्मिनेट कर दें जो डेडलॉक के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इट विल नॉट बी अ वेरी वाइज डिसीजन, क्योंकि आप अगर तमाम को डेडलॉक से जितने भी हैं उन सबको एंड कर देते हैं तो आप फिर पॉइंट ज़ीरो पे आ जाएंगे, और उसका ये है कि जो आपने वर्किंग की थी वो ज़ाया हो सकती है। अबाउट वन प्रोसेस एट ए टाइम अनटिल द डेडलॉक साइकिल इज़ एलिमिनेटेड। एक एक करके आप जो है वो जो है प्रोसेस को एंड करें टिल आपके पास वो पोजीशन आ जाए कि आप जो है वो डेडलॉक से बाहर आ जाए। यानी आप पहले एक प्रोसेस को एंड करते हैं, उसे रिक्लेम करते हैं अपने कोड रिसोर्सेज, वो यूटिलाइज़ करके देखते हैं कि क्या आप आगे हैं। अगर आपको उससे भी फुलफिलमेंट नहीं हो रही, फिर एक और कर दें, फिर एक और कर दें, फिर एक और कर दें, यानी बारी बारी करें, बजाय ये कि आप सबको एक वक्त में टर्मिनेट कर दें। तो जब अगर आप ये सेकंड वाली कंडीशन पर जाते हैं तो सवाल ये है कि किस ऑर्डर के अंदर जो है या किस बेसिस पे आप ये चूज़ करेंगे कि किस प्रोसेस को पहले जो है वो अबॉर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे ये भी हो सकता है कि उसकी प्रायोरिटी लेवल क्या हो, लेट्स से कि वो एक लेस प्रायोरिटाइज्ड प्रोसेस है तो आप उसको पहले टर्मिनेट कर दें ताकि आपकी वर्किंग कंप्लीट हो सके। सेकंड ये है कि हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड इट्स वर्किंग एंड हाउ मच लॉन्गर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, कि उसने कितनी ज़्यादा वर्किंग कर रही है। लेट्स सपोज कि अगर एक वर्किंग जो है या एक प्रोसेस जो है वो अपना 70% कंप्लीट करके बैठा है और उसको आप टर्मिनेट कर देते हैं, जबकि दूसरा जो है वो 10% वर्किंग कंप्लीट करके बैठा है, तो आप पहले किसको टर्मिनेट करेंगे? तो फिजिबल तो यही आपको लगता है कि 70% जो वाले को जो है वो आप मुकम्मल होने दें। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि कितना टाइम उसको मज़ीद रिक्वायर्ड है कंप्लीशन के लिए। आपको लेट्स से जो 70% कंप्लीट होके प्रोसेस बैठा है उसको अपनी रिमेनिंग 30% कंप्लीट करने के लिए 4 घंटे चाहिए, और दूसरा जो 10% कंप्लीट करके बैठा है वो 10 मिनट के अंदर जो है वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकता है। सो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस आपके लिए ज़्यादा बेहतर है टर्मिनेट करना। रिसोर्सेज किसने कितने ज़्यादा यूटिलाइज़ कर चुका है, आपके ये भी देखना पड़ सकता है। ये नहीं, ये तमाम चीज़ें जो आपको जो है कंसिडर करनी पड़ेंगी बिफोर अबॉर्टिंग अ सिस्टम प्रोसेस। तो दूसरी चीज़ ये है कि उसको रिक्वायर्ड कितनी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर आप सिंपल उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें वो जल्द से जल्द अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेगा। हाउ मैनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, आपको कितने प्रोसेस जो हैं वो टर्मिनेट करने पड़ेंगे। नंबर 2, जो प्रोसेस है वो इंटरेक्टिव है या बैच है। इंटरेक्टिव के अंदर और बैच के अंदर आपको डेफिनेटली फ़र्क आ जाएगा कि आपके पास जो बैच है वो तो आपके पास एक पूरा प्रोग्राम है जिसके अंदर मल्टीपल आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इटसेल्फ मूव करते जा रही हैं। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जब भी डेडलॉक से बाहर आना है तो आपको जो प्रोसेस टर्मिनेशन करनी है वो किस वे में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, और आप जब उसको प्रोसेस टर्मिनेशन करते हैं तो आपको इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि आप उसकी सिस्टम को कितना मिनिमम बैड इम्पैक्ट में लेके जा सकते हैं। जब आप रिकवरी करते हैं तो आपने रिसोर्सेज की प्रीएम्पशन की है, आपने रिसोर्सेज एक से छीने हैं और आपने किसी और को दिए हैं, तो आपके पास कौन कौन से तरीक़ेकार हो सकते हैं कि आप एक विक्टिम को सिलेक्ट करें और उसकी जो है उसकी कॉस्ट एनालिसिस आप ये करेंगे कि आपको पता लगे कि यार इसको इस प्रोसेस को मैं सिलेक्शन करता हूँ और इसको जो है मैं बंद कर देता हूँ, तो इसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मेरे पास इतने सफिशिएंट हो जाएंगे कि मैं अपने वर्क की वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर सकें। सो आपके पास जो मिनिमम कॉस्ट पे आपको विक्टिम मिलते हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस आप उनकी सिलेक्शन करते हैं, उसको आप फोर्सफुली उनको बंद कर देते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप रोल बैक करते हैं। आपने आपके जो हैं प्रोसेस के अंदर कुछ सेफ़ पॉइंट्स होते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास जाके आपने स्टेट जो है उसकी सेव कर ली है, आपने उससे आगे मूव किया है और आगे जाके आप डेडलॉक में चले गए हैं, तो आप उतने पॉइंट को जो है वो जो है रोल बैक करें और पिछला सेफ़ पॉइंट जहाँ तक कोई डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वहाँ तक आप उसको वापस रोल बैक करें और वहाँ से अपनी वर्किंग को यानी आप उसको रीस्केड्यूल कर लें कि आपने किसको कौन सा रिसोर्स अब देना है ताकि आपका सिस्टम डेडलॉक से बच जाए। तीसरी चीज़ है स्टारवेशन। सम प्रोसेसेस may always be picked as a victim including the number of rollback in cost factor। अब आपने जो विक्टिमाइजेशन की है प्रोसेसेस की या रोल बैक किया है,
अगर आप हर मरतबा एक पर्टिकुलर प्रोसेस को विक्टिमाइज़ करते जाएंगे या रोल बैक करते जाएंगे बेस्ड ऑन इट्स वर्किंग कि जी इसके अभी वर्किंग ज़्यादा नहीं हुई, इससे रिसोर्सेज ले लो, तो वो जो कॉन्टिन्यूस विक्टिमाइजेशन है एक पर्टिकुलर प्रोसेस की फॉर रिसोर्स प्रियम्पशन, आपका प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन का शिकार होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब उसको रिसोर्सेज मिल ही नहीं रहे और अपनी वो वर्किंग कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एक ही प्रोसेस बार बार जो है वो इस भेंट में ना चढ़ जाए कि वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट ना कर सके और हर मतलब उसी को जो है वो आप रोल बैक करते जाएँ। इससे होगा ये कि वो अपनी वर्किंग कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा और वो जो है फिर उसके लिए फिर आपको कोई और जो है आफ्टर सम टाइम आपको देखना पड़ेगा कि हर मतलब उसकी विक्टिमाइजेशन ना हो, तो उसके लिए फिर आप ये है कि उसकी जगह फिर कोई और विक्टिमाइजेशन करें, अगर बार बार एक ही प्रोसेस जो है विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम चैप्टर 7। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।